अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड। और आज स्पॉटलाइट है वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी से। बहुत सारे सवालात हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से भी, अभी वो एक दौरा करके आए हैं सऊदी अरब से, उसके ऊपर भी सवालात करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर और पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। और हमारे साथ हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ये इंटरव्यू देने का। फवाद चौधरी साहब, ये बताइए, आप हमेशा से इजहार राय के हक़ में रहे हैं, आप वकला बरादरी के साथ भी आप साथ साथ चलते रहे हैं, आप वकील हैं, इन इश्यूज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सिरिल अलमेडा के साथ जो हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि जी इनको ECL पे डाल देना चाहिए, फिर नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स भी उनके लिए जारी हो गए। आपकी राय में क्या ये सही हुआ? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैंने चेक किया पहले कि ये क्यों हुआ। इशू ये है कि वहाँ पर दूसरी तीसरी बार उनको बुलाया गया है, वहाँ पे वो पेश नहीं हुए। उनको पेश होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अदालत जब भी किसी को बुलाती है उसको वहाँ पर पेश होना चाहिए। तो जज साहब ने मेरा ये ख्याल है, एक तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं बड़े तगड़े जज हैं, उनको लाइट लेने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, जज पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा, लेकिन मैं तो खैर 10 बस्ता यही कहूँगा, वारंट जारी नहीं होने चाहिए थे। अगर जज साहब जो है समन कर लेते या बुला लेते, कुछ जो है वो शायद मिसकम्युनिकेशन भी हो गया हो। आई कैन इमेजिन सैरल ख़ुद भी जो है वो वकील है और बड़ा रोड स्कॉलर है रादर, तो उसको जो है इम्प्लिकेशंस का सैरल को भी पता है। एंड आई थिंक अगर उनको वो कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई मेरा ख्याल अदालत में और पार्टी में, अदरवाइज ये मामला यहाँ पे ना जाता। अब भी मैं समझता हूँ कि जो है वो अगली तारीख के ऊपर हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। जो गद्दारी का मुकदमा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर चल रहा है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर चल रहा है, आपकी राय में क्या गद्दारी का मुकदमे चलने चाहिए? मुझे डिटेल्स नहीं पता है कि क्या वो मुकदमा है और वहाँ पे कैसा चल रहा है, बट अमूमी तौर के ऊपर एज ए जनरल प्रिंसिपल अगर आप मुझसे पूछें तो ना किसी को कुफर के फतवे देने चाहिए, ना गद्दारी के फतवे देने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। एज ए प्रिंसिपल कोई भी, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में जो लोग भी सियासत कर रहे हैं इसमें उनका कोई इस तरह का मसला होगा। लेकिन दोबारा जो है ये जो इश्यूज़ हैं चल रहे हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल यही है कि एज ए जनरल प्रिंसिपल तो इन दोनों मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। 18वीं तरमीम की तरफ आए, बहुत सारे सियासतदान ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। रज़ा रबानी साहब इसके ऊपर बयानात दे चुके हैं। फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट एजेंडे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। 180 आर्टिकल्स हैं जो अमेंड हुए 18वीं तरमीम के तहत। इसमें कोई शुबा ही नहीं कि कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंतहाई बेवकूफ़ाना है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ डिबेट ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप मुझसे पूछें कि एजुकेशन को जिस तरीके से स्पेशली हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया गया कि प्रोविंसेस को दे दिया है, किसी को हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही नहीं पता, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। फिर आप ये देखिए कि जो सेहत को डिवॉल्व किया गया और हमारे यहाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन थी वो ही नहीं रही। बलूचिस्तान में पैराडोल और है, पंजाब में स्टैंडर्ड और है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सही है और वो लोग समझते भी हैं। मगर मेरा इशारा पता किसकी तरफ था? मेरा इशारा इसकी तरफ था कि 18वीं तरमीम की जब वो बात करते हैं तो हमने देखा कि जो मिनी बजट आया उसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको आपने काट के 1030 बिलियन से आपने उसको कर दिया 725 बिलियन। अब इसके ऊपर बहस हुई कि क्या आप पब्लिक सेक्टर को काटना चाह रहे हैं, ऊपर से लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी फिर एक बहस शुरू हो गई कि लोकल बॉडीज़ के ऊपर आप जो है कोई तरमीमी बिल लाना चाह रहे हैं और उसको खैबर पख्तूनख्वा और मुशर्रफ मॉडल को नत्थी करके एक और लोकल बॉडीज़ का एक बिल लाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को बिल्कुल आप ओवरहॉल कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि कोई बिल्कुल ही कह ले, अकल से पैदल ही होगा जो कहेगा लोकल गवर्नमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के बगैर तो
मसले हल हो ही नहीं सकते। और ये जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट है ये आर्टिकल 140A जो आइन का है उसके खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि इसलिए कि उसमें जो शर्त है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन की जाएगी टू द डिस्ट्रिक्ट। जो मसला हुआ ना वो मसला ये हुआ कि जब 18वीं पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट आई उसमें जो खामी थी वो ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब ने प्रोविंसेस की पावर्स डिवॉल्व कर दी और सेंटर की पावर्स डिवॉल्व नहीं की। 18वीं तरमीम में ये हुआ कि आपने सेंटर की पावर्स डिवॉल्व कर दी और वुज़रा आला ने जो नीचे जो डिवॉल्व पावर थी वो भी अपने पास ले ली। सो चीफ मिनिस्टर्स लिटरली बिकम डिक्टेटर्स। आप राइट नाउ अगर आप देखें, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मगर वो इसलिए चूंकि आप जो उसकी लोकल बॉडीज का एक्ट था उसके रूह के साथ नहीं चले। कोई भी कह सकते हैं कोई भी सूबा नहीं चला। अगर आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी जो है कुछ बेहतरी थी एडमिटेडली, मगर पंजाब नहीं चला उस तरीके से, सिंध नहीं चला उस तरीके से, बलोचिस्तान के पास मसाइल, इन्होंने ज़ियाउल हक का कानून बहाल कर दिया 79 का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि आप जल्दी जो लोकल बॉडीज के अंदर इलेक्शंस होने थे आप जल्दी करना चाह रहे हैं, अगले साल मार्च में करना चाह रहे हैं। इज दैट करेक्ट? नहीं, हम तो इससे भी जल्दी करना चाह रहे हैं। मार्च नहीं, हम तो इसी साल इंशाल्लाह इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। नहीं तो जो ये अभी मैंडेट लेके आए हैं, इनका मैंडेट तो अभी वो कहते हैं कि हम मैंडेट लेके आए 4 साल का और आप कहते हैं कि जी हम जल्दी करना चाहेंगे, तो हम जो मैंडेट लेके आए उसकी आप नफी क्यों करें? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से मैंने अर्ज किया जो मौजूदा कानून है ये है ही आर्टिकल 140A के खिलाफ। इसमें जो मैंडेट है, जो इनके इख्तियारात है ही नहीं। इसमें तो देखें ना, सिंपल बात है, वजीर आला के पास सब कुछ है। शहबाज शरीफ साहब ने 11 ट्रिलियन रुपया अकेले आदमी ने खर्च कर दिया पिछले 10 सालों में। इस तरह से वहां पे मुराद अली शाह ने और कायम अली शाह साहब ने को 7 ट्रिलियन रुपया खर्च कर दिए। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको करने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं चाहते कि जो अवाम का पैसा जो है वो अवाम के नुमाइंदों के जरिए मुकामी सतह पे खर्च। ये कहते हैं और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त वो नून लीग की बेस को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है, इसलिए वो नए लोकल बॉडी इलेक्शंस करना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो इस किस्म का निजाम फिर से लाना चाहते हैं, मुशर्रफ का निजाम फिर से लाना चाहते हैं, जो कि हमेशा हर डिक्टेटर जो आता है वो इस तरह का मेयर ही चाहता है। ये तो गवर्नमेंट है ना, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना। जो प्रॉब्लम ये है, न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह के ऊपर इलेक्टेड मेयर्स हैं जो लोकल अपनी डेवलपमेंट करते हैं, लोकल वसाइल पैदा करते हैं और लोकल जो है वो चलाते हैं। हमारा जो निज़ाम है वो बुनियादी तौर के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, वो स्कैंडिनेवियन से इंस्पायर्ड है। और ये जो निज़ाम बॉटम अप है, हाँ बॉटम अप है। और ये जो बात कर है ना, जो डिक्टेटर गवर्नमेंट्स में वो होता है या उसमें फ़र्क बुनियादी ये है। हमने ये किया है कि जो MNAs और MPAs हैं उनको हम ये कह रहे हैं, एक तरफ हम 2 तरीके हैं ना, या तो आप अपने MNA MPAs को फंड्स देंगे, झगड़ा तो फंड्स का है ना, कि वो फंड्स आप इनको बांट दें जिस तरह PMLN ने किया। इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, अगर इलेक्शन लड़ना है आपने तो आप 5 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया जो है वो मुखालिफ MNA को मिल जाए। मगर ये बताइए फवाद साहब के जो मौजूदा निज़ाम है उसी को आप बेहतर कर ले, उसके ऊपर तो कोई चला ही नहीं। जिस तरह आपने कहा, अगर मौजूदा निजाम को ही आप बेहतर कर लें तो यही बेहतर चल जाएगा। व्हाई रीइन्वेंट द व्हील व्हेन इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स? नहीं एग्जिस्ट करता ना, आपसे किसने कह दिया? अच्छा चलिए, मौजूदा जो निजाम है, नहीं जरा सुन तो लो ना पहले। मौजूदा निजाम क्या है? मौजूदा निजाम यह है कि 56 कंपनियां बनाई हैं शहबाज शरीफ साहब ने। उन 56 कंपनीज के ऊपर अपने CEOs बैठाए हैं और वो 56 कंपनियां क्या कर रही हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के सारे काम कर रही हैं। साफ पानी का इशू है, उसमें पैसे खाए गए सारे, अरबा रुपया। एजुकेशन के लिए ऊपर जो है वो CEO बैठा होता है, हॉस्पिटल्स के लिए CEO बैठा होता है। कोई काम, हत्ता के सफाई भी उन्होंने अपनी फेवरेट कंपनीज को जो है वो आउटडोर कर दी हुई है। मगर फवाद साहब बात ये है तो लोकल गवर्नमेंट ने क्या करना कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। हम आज सिटी मार तो सारे पीछे आ जाएंगे, उसमें अगर हमें तोड़ना पड़ेगा। आप किस हद तक मुशावरत करने के लिए तैयार हैं उनके साथ? नून लीग बेचारों का कोई कुछ भी अक्सरियत नहीं है। ये जो लोग होते हैं ना, जो हमारे काउंसलर्स या जो इलेक्ट हुए हैं, ये सारों को अगर हमने ख़त्म ना करना हो, फॉर एग्जांपल, तो हमारा लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर सिटी मारेगा, ये सारे जो है PTI में आ जाएंगे।
वो तो मसला ही कोई नहीं। मगर आप एमपीज का क्या करेंगे? आफ्टर ऑल आपने अगर आप नया लोकल बॉडीज एक्ट लाएंगे, क्या आप ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे या आप प्रोविंशियल असेंबली की तो फिर आपको उनके साथ कंसेंसस तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो किस हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं कंसेंसस बिल्ड करने के लिए? नहीं, हम तो कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं ना। अभी तो हमारा लॉ कल इंशाल्लाह ताला ये फाइनलाइज हो जाएगा, कल या परसों में, और उसके बाद जो है जो उसका ड्राफ्ट बनेगा वो हम पीपल्स पार्टी को भी भेजेंगे, पीएमएलएन को भी भेजेंगे। हम तो कंसेंसस पैदा करना चाह रहे हैं। हमारा असूल क्या है? असूल ये है कि पैसे जो है ना, जो फंड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में, वो विलेज लेवल तक जो है वो जाने चाहिए। ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खदशा रहता है कि 18वीं तरमीम को आप रोल बैक कर रहे हैं, मगर 18वीं तरमीम के आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हम अग्री नहीं करते। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे करते हैं? वो कौन से ऐसे नुकात हैं या पॉइंट्स हैं जिनको अंदर आप तब्दीली लाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन, इसको ज़रूर खुलना चाहिए दोबारा। बिल्कुल फजूल बात है कि हायर एजुकेशन के ऊपर एक मरकज़ी अथॉरिटी ना हो। हेल्थ को बिल्कुल खुलना चाहिए। मैंने बल्कि यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह कल परसों में ये ऑर्डर जारी कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड जो है पाकिस्तान में, वो हमारा जो सेंटर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, अगर वो फिल्म को पास कर दे तो प्रोविंसेस उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि फेडरल जो डायरेक्शन है दैट हैज़ टू बी ओबेड। लाइकवाइज यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने किया है, जो इस वक्त NFC अवार्ड का फॉर्मूला है, उसके ऊपर तो असद उमर साहब और बाकी चीफ मिनिस्टर्स अब दोबारा बैठेंगे और उन्होंने बात करनी है उसके ऊपर। जिन चीज़ों से एग्री हम करते हैं वो है जो कटौती हो रही है NFC अवार्ड में, ये तो भी उन्होंने फॉर्मूला आपस में मिलके बैठ के वो देखेंगे। मगर ओवरऑल तो उन्होंने कह दिया कि कटौती होगी, कब किस हद तक होगी वो देखते हैं। वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो इन्होंने कहा था कि आप सरप्लस बजट्स करेंगे, उसका जो है वो फिर कुछ फायदा होगा, बिकॉज अभी तो फेडरेशन के पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं ना। फवाद चौधरी साहब, होल्ड दैट थॉट, लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी का। अच्छा, अब आपकी जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, और इसके अंदर ये एक बहुत अहम फैसला हुआ कि सऊदी अरेबिया ने ऐलान कर दिया कि हम CPEC के अंदर तीसरे फरीक होंगे। इसके खद्दो खाल क्या हैं वहाँ पर? जो इस वक्त देखें पाकिस्तान की, आप सबसे पहले देखें कि हमारी अहमियत क्या है। इस वक्त ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया में। ब्लॉक में एक तरफ ब्लॉक है सऊदी अरब का, UAE का, और उनके साथ ऊपर जो है वो अमेरिका खड़ा है। दूसरी तरफ एक ब्लॉक है जिसमें ईरान है, कतर है और टर्की है और रशिया, और ये उनके साथ के हैं। चीन भी एक डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तान भी एक थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। हम ना इस ब्लॉक में है अभी, ना उस ब्लॉक में है। सो पाकिस्तान दोनों ब्लॉक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन के ऊपर खड़ा है। हमने फैसला करना है कि हम इस खित्ते की सियासत को आगे किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। जो हमने इंडिया की तरफ भी जो हमने बात की, और जो हमने अपने रिलेशनशिप बेहतर करने की बात की, जब से इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने ओथ नहीं उठाया था, उन्होंने कहा इंडिया हम आप एक कदम उठाएंगे, हम 2 कदम उठाएंगे। जनरल बाजवा साहब ने जो करतारपुर बॉर्डर के ऊपर कहा कि हम ओपन करने के लिए तैयार हैं। सो हम क्यों ये कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हम 2 बड़ी मंडियों के दरमियान होंगे। एक तरफ चाइना होगा, एक तरफ इंडिया होगा। एक अरबहा लोगों की आबादी के दरमियान हम एक बहुत बड़ी मार्केट होंगे, और अफगानिस्तान के आगे रशियन स्टेट्स हैं। और ये जो CPEC का मंसूबा है ये हमें एक कनेक्ट कर देगा एक दुनिया से, और हमारे यहाँ वो कह लें कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जिसको हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की किस्मत बदलेगी। साहब यहाँ पे आएगा और तीसरा फरीक बनेगा, तो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि 2 ब्लॉक्स हैं, ईरान का यहाँ पे आफ्टर ऑल हमारा नेबर है, उसका कोई ना कोई कंसर्न तो होगा। और जब हम कहते हैं कि जी ये तीसरा फरीक बनेगा, तो आपकी हुकूमत का तो हमेशा से ये रहा कि जी हम ट्रांसपेरेंट हैं और हम CPEC के जितने भी मंसूबे हैं हम सामने लेके आएंगे। अब आप वो कब लेके आएंगे? बिकॉज उसमें तो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो असद उमर खुद प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने ही हैं, उनमें हो रही है, कुछ ना कुछ बात भी होगी, कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। जो सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं वो आपको 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है वो आपके सामने आ जाएंगी कि सऊदी अरब की डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि उनका इस वक्त जो है एक मिनिस्ट्रियल
जो कहने के वर्किंग ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है, एक मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है और फॉरेन ऑफिस इनको कनेक्ट करेगा। सो अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरेबिया का यहाँ पे, जिसमें उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर होंगे, एनर्जी मिनिस्टर होंगे और ट्रस्ट फंड के जो हेड हैं वो होंगे, और वो हमें एक हम जो फार्मूला है इन्वेस्टमेंट का वो हमें देंगे। जहाँ तक देखें ये कहाँ तक सही है कि $10 बिलियन उन्होंने कहा है कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कोई सच कोई फिगर्स की कमिटमेंट नहीं हुई है, वो भी अभी होनी है, अक्टूबर में देखेंगे हम क्या होना है। देखिए जहाँ तक फिर ईरान का ताल्लुक है, ईरान हमारा हमसाया है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान हो या ईरान हो, क्या वो पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? दोनों की इकोनॉमी नहीं है। लेकिन हमें एक तरफ हम जो है हमारा जो सऊदी अरब से और चीन से जो ताल्लुक है वो इकोनॉमिक ताल्लुक है, स्ट्रेटजिक ताल्लुक नहीं है। स्ट्रेटजिक ताल्लुक हमारा है जहाँ तक हमने ये कहा है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है, और वो ज़ाहिर हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वहाँ पे कुछ होता है वो हम उनके साथ खड़े हैं, सऊदी अरेबिया के हम साथ खड़े हैं, लेकिन इस खित्ते में हमारी जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो बुनियादी तौर के ऊपर मुआशियत के ऊपर, मईशत के ऊपर मुश्तमिल। मगर फवाद साहब, देयर इज़ नो फ्री लंच। आपने देखा कि कैसे उन्होंने मियाँ साहब को भी एक बेल आउट पैकेज दिया था, अगर आपको याद हो, और फिर हमने देखा कि यमन के क्राइसिस के ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं मुदाखलत नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। फिर इमरान खान साहब जब इस बार गए और आप भी उनके साथ ही थे, उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन यमन टू इफ वी आर रिक्वायर्ड वी विल प्ले पॉजिटिव रोल टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ही सेड पाकिस्तान विल नॉट अलाउ एनीवन टू अटैक सऊदी अरेबिया and assured it of full support। अब पहले जब हम कहते थे we will not allow anybody to attack हरमैन शरीफैन, अब हम कह रहे हैं सऊदी अरेबिया। So what does that mean? That means के सऊदी अरेबिया टेरिटरी, और does it just mean मक्का मदीना? नहीं, हम सऊदी अरब की टेरिटरी को भी जो है वो मुकद्दस जानते हैं। Because that's a difference। नहीं, अब ये डिफरेंस between your government and the previous government। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर भी बात की थी और कहा था कि हम अगर आप ईरान के साथ जो है कुछ निगोशिएशंस में करते हैं, हम ईरान के साथ आप बातचीत करने में आप सालिस का किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो भी हम तैयार है। हमारा जो उन्होंने क्या कहा, का जो कि पिछली हुकूमत को उन्होंने कहा था कि आप इस पोजीशन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं चाहते कि आप सालसी के तौर के ऊपर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। मेरा ये ख्याल है इस वक्त तलखियाँ बहुत हैं। इस वक्त ईरान में फिर जो भी हमला हुआ है, मैं देख रहा था ईरान ने उसका इल्ज़ाम भी बराह रास्त सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर लगाया है। सो मुझे लगता है कि इस वक्त तलखियाँ बड़ी हैं, इस वक्त ये मुज़ाकरात वाली बात शायद ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देखो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आलमी उम्मा में जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा है उसमें एक अरसे के बाद पाकिस्तान दोबारा इमर्ज हो रहा है एक ऐसी ताकत के तौर के ऊपर जिसकी तरफ ईरान भी देखता है, सऊदी अरेबिया भी देखता है, तुर्की भी देखता है, कतर भी देखता है। सो हमारी जो पोजीशन जो हम 70s के बाद, बल्कि आई मस्ट से दोबारा रिवाइव हो गई थी 80s में जब जाओ लग थे, तो उस वक्त भी अफगानिस्तान की वॉर की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन थी एक दुनिया में हमारी पोजीशन, लेकिन उसके बाद बिल्कुल जो है वो हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। अब दोबारा जब से इमरान खान आए हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन मुस्लिम उम्मा में एक बड़े मुल्क के तौर पर व्हाट्सएप आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप अभी सऊदी अरेबिया से होके आए हैं, तो यू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ। आर वी कमिटिंग आवर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया टेरिटरी, और आर वी कमिटिंग आवर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट मदीना एंड मक्का? दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए इस वक्त जो सऊदी अरेबिया की जो तमाम तर अगर आप उनके बयानात देखें, सऊदी अरेबिया के अपने बयानात भी सारे के सारे जो हैं वो हरमैन अल शरीफैन के हैं। इवन जो होती जो कबाइल हैं उनके ऊपर भी वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो मिसाइल दागे हैं वो मक्का मुकरमा की तरफ दागे, और वो भी हज के दौर में। ये सऊदी अरेबिया का जो मगर इमरान खान साहब की अभी जो स्टेटमेंट है मैंने आपको पढ़ के सुनाई, उसके अंदर क्लियरली कहते हैं सऊदी अरेबिया, हरमैन शरीफैन नहीं कहते। जो हमारी जो स्टेटमेंट जॉइंट पार्लियामेंट की एक स्टेटमेंट निकली थी वो तो हरमैन शरीफैन की तरफ से थी। आपको अर्ज किया कि जब भी हम सऊदी अरब भी कहते हैं तो हमारा जो एक एफिलिएशन है, मजहबी एफिलिएशन है उस ज़मीन के साथ, वो बुनियादी तौर के ऊपर हरमैन अल शरीफैन ही की है, और हम हरमैन अल शरीफैन ही को अपना जो है वो मरकज़ मानते हैं, उसी को हम अपना कह लें कि वो हमारा क़िबला व काबा है ज़ाहिर है, और हम उसको ही जो है वो आगे रखते हैं।
ठीक है, तो आप ये नहीं समझते कि जो पाकिस्तानी फौजी हैं क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है सऊदी अरेबिया ने कि हम जो पाकिस्तानी अफवाज हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने में? इस पे कोई बात हुई है? नहीं, देखिए इसके ऊपर हम बड़े वाजे हैं, हमने पहले भी जो है वो बात किया है। जब जनरल राहील शरीफ साहब का वहाँ NOC का मामला आया था या भेजने का मामला आया था, उस वक्त भी पाकिस्तान की पोजीशन जो थी वो बड़ी वाजे थी। हमारी पोजीशन अब भी बड़ी वाजे है और हमारी पोजीशन ये है कि हमारे जो फौजी हैं वो कॉम्बैट उसमें जो है वो नहीं करेंगे, वो कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लेंगे, जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। दे आर देयर एज अ ट्रेनर्स, फजाई तौर पे भी नहीं लेंगे। नहीं, हमारे उसमें शरीक नहीं है, जंग में शरीक नहीं है। तो सिर्फ वो प्रोटेक्ट करेंगे हरमैन शरीफैन को की हिफाजत के लिए। वो तो जाहिर है हमारा हर एक का लहू हाजिर। अच्छा, दूसरी तरफ से रज़ा रबानी साहब ने भी ये एक बयान दिया, बल्कि आज ही दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने गवादर के अंदर एक सिटी ऑफ ऑयल बनाने का एक पेशकश की है। तो क्या मौजूदा हुकूमत को ये बताना नहीं चाहिए कि जी हम ये इस तरह जो सबको बुला रहे हैं और इस तरह उनके साथ एक मुज़ाकरात या उनके साथ डील्स कर रहे हैं, इनके खदोखाल क्या हैं? कम अज़ कम अगर आप अवाम को नहीं तो नेशनल असम्बली में और सेनेट में तो बताएं। रज़ा रबानी साहब को शायद ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। अच्छा, इस तरह की कोई पेशकश नहीं हुई कि जी हम गवादर को पहले मैंने आपको कहा है कि अक्टूबर सेकंड वीक में उन्होंने आना है। तफसीलात पहले आएंगी। अगर रज़ा रबानी साहब पे कहीं नाज़िल हो गई है तो हमें नहीं पता। अच्छा फवाद साहब, मुझे इधर एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं, चूँकि पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर और पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं और फवाद चौधरी साहब एक गहरी नज़र रखते रहे हैं इससे पहले कि वो वज़ीर इत्तलात भी बने। पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर इनका एक अच्छा ग्रिप है उस सब्जेक्ट के ऊपर। इनसे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें, अभी जो एक डिबैकल हुआ है, वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है, उसके ऊपर भी जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो आपसे सिर्फ एक वैसे ही एक फॉर्मल लेटर भेजा था, आपने किस तरह पेशकश कर दी बातचीत की हिंदुस्तान के साथ? आपको कम से कम एक राह हमवार तो करनी चाहिए थी, एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बना पाया? नहीं, ये तो ऐसी बात ही है। बट आई मस्ट से कि मैंने कल पार्लिमान के अंदर भी शुक्रिया अदा किया है अपोजिशन का, ख़ुसूसन एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बयान दिया और फिर रहमान मलिक साहब ने जो बात की। ओवरऑल अपोजिशन ने जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको सपोर्ट किया है और ज़ाहिर है कि हमारे आपस के बड़े इख्तलाफात हैं, हमारी राय में बड़ा फ़र्क है, लेकिन जब पाकिस्तान भारत के या एक नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आते हैं तो फिर हम सब इकट्ठे होते हैं। और अपोजिशन ने नहीं, उन्होंने कहा ज़रूर, मगर उन्होंने कहा कि जो तौर तरीका था वो ठीक नहीं था और आपको क्या ज़रूरत थी कि आप टेररिज्म के ऊपर बातचीत करते? नहीं, क्यों नहीं करें? टेररिज्म इज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिमेन्स रेडी टू डिस्कस टेररिज्म। वी आर, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इंडिया टेररिज्म करा रहा है और हमें उसको डिस्कस करना है उनसे। कुलभूषण जाधव हमने पकड़ा है यहाँ पे, हमने, मगर देखिए वो इसको बड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जब आप उनको एक खत लिखते हैं और आप ये कहते हैं पाकिस्तान रिमेन्स रेडी टू डिस्कस टेररिज्म, और वो बात ही टेररिज्म पे करते हैं, जब वो पाकिस्तान से बात करते हैं अपनी बात करें, हम अपनी बात अभी आप इस तरह तो आप कह रहे हैं एंड यू आर एक्सट्रीमली गुड विद वर्ड्स, बट वो इसको किसी और तरीके से जरूर समझे होंगे और आप भी समझते हैं कि वो किसी और तरीके से समझे उनकी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी का समझेंगे, वो अपनी मर्जी का समझे। वी वांट टू डिस्कस टेररिज्म विद देम, व्हाई नॉट? अभी अब देखिए यहाँ पे जो लतीफ़ महसूद पकड़ा गया, जब वो CIA ने पकड़ा था अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसने एडमिट किया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रॉ स्पॉन्सर करती है। हमने कुलभूषण यादव एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिया बलूचिस्तान के अंदर से, और वो हमें पता है कि इन्होंने जो है वो अपना उसको स्पॉन्सर किया था। The point really is, और जो point that I'm coming to is कि मोदी सरकार की अपने बहुत सारे मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल आप कह चुके हैं, और उनके इलेक्शंस भी बहुत करीब हैं। तो इस किस्म का जो एक ख़त है वो जाना चाहिए था इमरान खान साहब की तरफ से, चूँकि उसका जो जवाब है वो कुछ अच्छा नहीं। और पहले उन्होंने कहा कि जी मीटिंग करेंगे UN जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे, और फिर वो पीछे हट गए। देखो, पहली बात तो ये है कि इस सारे मामले में बुरा कौन लगा है दुनिया में? बुरा इंडिया लगा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा नज़र आ रहा है, पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया है अमन के लिए और हिंदुस्तान झटक रहा है हाथ। और उसकी बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी हैं, एक तो उनकी इलेक्शंस आ रहे हैं और वो राफेल स्कैंडल में फंसे हुए हैं, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त बड़ी गंभीर है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा, मैंने कल इंडिया टीवी को भी ये इंटरव्यू दिया, मैंने कहा देखिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम जंग लड़ लें, जंग लड़ लें, हम भी एटमी ताकत हैं, आप भी एटमी ताकत हैं, बचेगा घास भी नहीं, और जो अगर कोई बच गया 2-4 बंदे इधर बच जाएंगे, 8-10 उधर बच जाएंगे, तो आप आपस में मुज़ाकरात कर लीजिएगा। दूसरा तरीका है जो अजीत डोवल ने अपनाया हुआ है, ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्राइन जो उन्होंने किया, वो बुनियादी तौर पे क्या डॉक्ट्राइन है, एक दूसरे को अंदर से कमजोर करने की। तीसरा तरीका ये है कि आइए मिल के बैठते हैं, आप अपना मुद्दा रखिए, हम अपना मुद्दा रखते हैं, हम तीसरा तरीका ऑफर कर रहे हैं। और ये मुझे ये लगता है कि आप अगर आप इंडियन मीडिया, मसलन करतारपुर बॉर्डर हमने ओपन किया, अब करतारपुर बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने नवजोत सिंह सिद्धू को जो कहा कि आप जाएं, वहाँ पे इतना उन्होंने उसको उठाया। पंजाब में और दिल्ली सरकार में इस वक्त लड़ाई है, हमारा तो इशू नहीं है, वो पंजाब खोलना चाह रहा है, वो कह रहा है दिल्ली को कि आप मूव करें, आप क्यों नहीं मूव कर रहे? मेरा ख्याल है एक खबर ये भी आई थी कि आपकी जो हुकूमत थी इस बात पे भी सोच रही थी कि यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज्म है खासतौर पे सिखों के हवाले से उसको खोला जाए, तो वो आप अच्छा, सोच ना रहे थे सिर्फ ऐसे? वो खोलना चाह रहे थे, बल्कि मैं आपको बिल्कुल ओपनली कहना चाहता हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट के जो वीज़ाज हैं वो तो हम बिल्कुल रिलैक्स करने जा रहे थे। हम ये भी कहना चाह रहे थे कि जो हमने जो एक बनाया था, इंडिया और पाकिस्तान का एक सेटअप था कि 2 जर्नलिस्ट उनके यहाँ इस्लामाबाद में थे, 2 हमारे जो थे वो दिल्ली में थे, हम तो ऑफर करने जा रहे थे कि आप उस सेटअप को रिवाइव करें। और उसके बाद मैंने ये भी तय कर लिया था जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं तमाम, कि हम इंडिया के जर्नलिस्ट की लिस्ट मेंटेन करेंगे, जो हम समझते हैं कि वो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं, उनको आप वीज़ा फ्री एंट्री दे दें या एंट्री उनको लगवा दें वीज़े के बजाय। हम तो आगे की सोच रहे हैं। मगर क्या उस तरफ से आपको इस किस्म की कोई पेशरफ्त हुई, आपने उनसे बात की, वर दे ओपन टू सच अ सजेशन? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करनी थी हमने, ये तो हमारा अपना एक इंटरनल सेटअप है ना। जो सिख पिलग्रिमेज के हवाले से थे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सिख पिलग्रिमेज में भी हम बहुत ओपन है, हम बिल्कुल, हम सिख पिलग्रिमेज जो है उसको इनकरेज करना चाहते हैं। राइट नाउ एक और प्रॉब्लम है कि जो कनाडा और बरतानिया के जो हमारी जो सिख बरादरी है उसको भी हम जोड़ देते हैं इंडियन रूट सही से। बात है, हाँ। उसको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, उसको भी हम प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं कि हम उनको अलहदा ट्रीट करें, और हम उनके लिए जो पाकिस्तान की जो मुकद्दस मकामात हैं सिख मत में, वो तो हम बिल्कुल ओपन कर दें। और मुझे तो ये भी, और इधर के लिए भी देखो, एक हमारा और जो हमारा प्रॉब्लम है ना, स्पेशली अगर आप पंजाबियों के एतबार से देखें, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बलूचिस्तान के साथ ईरान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या स्मगलिंग। कराची जो है उनके पास समंदर है, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पंजाब अगर ओपन नहीं होगा हम तो लैंडलॉक हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। मगर फवाद साहब मेरी एक बात सुने कि बहुत सारी हुकूमतें यहाँ पे आई, यहाँ पे गईं, और उन्होंने कोशिश की कि दोस्ती हो जाए हिंदुस्तान के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दोस्ती की, फिर जब यहाँ पे मोदी साहब लैंड किए तो उन्होंने कहा कि देखिए जी कि मोदी साहब जो हैं वो चले गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के घर, तो मियां नवाज शरीफ साहब गद्दार हो गए। क्या आपको यहाँ पे की जो डीप स्टेट है इस किस्म की दोस्ती करने देगी हिंदुस्तान के साथ? देखिए, आपकी डीप स्टेट से मुराद आपकी फ़ौज है ना। अब फ़ौज में क्या जो सोच है पाई जाती है, फ़ौज पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहती है। कोई फ़ौज को ये नहीं पड़ी हुई कि हमने लाल किले जो है, जो ये जो सोच आपको कुछ हमारे फॉर्मर जनरल्स की वहाँ पे आती है, या ये जो हमारे कुछ लोग आते हैं, कोई फ़ौज की ये सोच नहीं है। हमारी जो फ़ौज है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है उसके साथ खड़ी है। मसला कहाँ पे आता है? मसला उस वक्त आता है जब यहाँ देखना हम शुरू कर देते हैं कि जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है हर डील के अंदर अपने कट रख के बैठा हुआ, हर डील के अंदर उसने जो है वो अपना पहले फैमिली का इंटरेस्ट पहले देखना शुरू करना है, मुल्क का इंटरेस्ट पे। मुझे अब देखें, मोदी साहब यहाँ पे आए, कैसे आप उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं कि अगर आप अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी कहें कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं? 1-on-1 इस तरह के मामलात नहीं होते।
आप अगर फ़ौज, आप अगर, मेरा ये ख्याल है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर हिंदुस्तान से मुज़ाकरात गए और कहे कि फ़ौज को बिल्कुल नहीं पूछना, बाकी किसी इदारे को बिल्कुल नहीं पूछना, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मगर अगर आप सिर्फ आखिरी बात हाँ, जो रियासत के मामलात होते हैं ना, उसमें रियासती इदारों को चलना होता है। ये जो सिस्टम है ना हमारा डेमोक्रेसी, ये दिस इज निटेड इन अ वे कि अगर आप इकट्ठे नहीं हैं, इफ यू नॉट क्लोज इनफ, तो ये चलता नहीं। देखिए आई अंडरस्टैंड दैट, मगर मसला ये है फवाद साहब कि आपके जितने भी मुज़ाकरात हैं या आपकी जितनी भी रिलेशनशिप बाकी मुल्कों के साथ है, वो इस पे अब मबनी है कि हम क्या करेंगे टेररिज्म के बारे में, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। हम कहते रहे कि जी हमने सफाया कर लिया, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के ठिकानों का सफाया कर लिया, मगर FATF के अंदर हमारा नाम आ गया, ग्रे लिस्ट में चला गया, और अब अमेरिका फिर हमारे ऊपर जोर डाल रहा है। हमारे वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में मौजूद हैं, बट डज इट कंसर्न यू कि FATF के ऊपर हम हैं और 18 महीने के अंदर हम ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं? हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम होंगे FATF के ऊपर। अभी जो हमारे अमेरिका के साथ जो आखिरी आई वुड से कि जो मुज़ाकरात भी हुए हैं, जो बात भी हुई है, जो अमेरिका के साथ इस वक्त पोम्पियो साहब की मुलाकात के बाद हमारे ताल्लुकात की नौयत काफ़ी मुख्तलिफ हुई है, और मुझे उम्मीद है कि अभी जो वाशिंगटन क्या नुकात जो हैं या क्या आप स्टेप्स लेंगे जिसके तहत हम FATF की ब्लैक लिस्ट से बच जाएंगे? नहीं, एक तो हमें जो वहाँ पे मामला है कि इनको जो टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग है उसको रोकने के ऊपर, हम जब से असद उमर साहब ने स्पेशली जब से फाइनेंस की कमान संभाली है, उन्होंने फौरी स्टेप्स लिए हैं। हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो इकदाम लेके आए हैं। हम अपने जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो हवाला के ऊपर हुआ है और एक और होने वाला है, और ये जो ऑपरेशंस हैं, ये हवाला, हुंडी और ये जो नेटवर्क्स हैं, इनको बहुत स्क्वीज़ कर दिया गया है, ऑलरेडी बड़ा स्क्वीज़ कर दिया गया है। ये जो तारीख़ आप बता रही हैं, इससे बहुत पहले और इक़दाम आपको नज़र आएंगे। वैसे इमरान खान साहब हवाला हुंडी के काफ़ी फेवर में थे एक ज़माने में। नहीं, मुझे नहीं पता पास अब में। नहीं। चलिए अब अगर थोड़ी सी अंदरूनी सियासत के ऊपर फवाद चौधरी साहब बात हो जाए, चूँकि आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि शरीफ ख़ानदान को ना डील मिलेगी और ना ही ढील मिलेगी। फिर लोगों ने पूछा कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी, क्या उनको साथ कोई डील कर रहा था या करने को तैयार था? नहीं, मैंने तो जब हमने ECL पे डाला था तो उस वक्त आप जैसे दोस्त पूछ रहे थे कि क्यों डाला, तो मैंने बताया था इसलिए डाला था। क्या मतलब क्यों डाला? बेल भी हो जाती है ना लोगों की। नहीं, मगर जब आप कहते हैं ना बेल हो जाती, रात को निकल जाते, हम कहाँ से पकड़ते रहते? नहीं, वो तो ठीक है, मगर जब आप कहते हैं ना कि उनकी डील हो रही थी, तो डील लोगों किसके साथ हो रही थी? लोगों को उस वक्त ख्याल आ रहा था, सऊदी अरब में थे जो पीछे से बेल हो गई, तो चूंकि सऊदी अरब में था तो कई सवाल ये हो रहा था कि कहीं सऊदी अरब ने तो नहीं करवा दी बेल और कहीं हमने हमारी मर्जी से तो नहीं हुई। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारी हुकूमत में जो लोग भी इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि वो इस तरह की जो कंप्रोमाइज़ हैं वो तो करने वाले बंदे नहीं हैं। वो नवाज शरीफ साहब से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई भी नहीं है। फ्रेंकली हमारी लड़ाई उनसे यही है कि आपने पाकिस्तान का अरबा रुपया पाकिस्तान से बाहर लेके गए, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, आपके बच्चे वहाँ पर जो है वो अयाशी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में अदालतों को मतलूब हैं, आप उनको वापस ले आए, पैसे वापस ले आए और अल्लाह खैर चला। फवाद साहब, जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हाल ही में आए थे साजिद जावेद साहब, उन्होंने कहा कि जब तक आप ठोस सबूत नहीं देंगे तब तक हम आपको कुछ भी फराहम नहीं कर सकते। वो क्या ठोस सबूत इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ? नहीं, ठोस सबूत क्या, वो तो एवनफील्ड रेवेन्यू अपार्टमेंट्स तो खुद माने हुए हैं कि उनके, वो हमने कौन सा साबित करना है कि उनके नहीं है। सवाल तो सिर्फ पाकिस्तान में ये है, हमारा जो नैब का लॉ है सेक्शन 9, मेरा सवाल है कि आप क्या ठोस सबूत भेजेंगे ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट को कि वो इसके ऊपर फिर आगे से पेशरफ्त कर सके? नहीं, पेशरफ्त क्या करनी है, उन्होंने तो इसहाक डार जो है, इसहाक डार की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो साबित शुदा है। जो उनके आदमी अहमद सईद जो अपने नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट जो इनको मुअत्तल किया है अभी, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है। अभी जो हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें आप देखिए कि जो कुक है वो उसके अकाउंट में 16 करोड़ रुपया आ गया, ड्राइवर के अकाउंट में 32 करोड़ रुपया आ गया। तो ये सारे ठोस सबूत आप ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट को भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। इसके ऊपर तो एक पूरी हमने टास्क फोर्स बनाई, पूरा यूनिट कायम किया है। और ये जो हमारी ऑपोजिशन है इकट्ठी होने जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर भी गौर फिक्र हो रहा है कि जो बाई इलेक्शंस हैं शायद उसके अंदर भी वो किसी किस्म का अलायंस कर लें। आप मुस्कुरा रहे हैं। 0 + 0 + 0 = 0।
अच्छा, तो आप नहीं समझते कि इससे कुछ मिलेगा? पहले कौन सा अलग थे, पहले भी तो इकट्ठे ही हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वेरी कैंडिड इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।